महायुद्ध हो रहा है, मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन डरा रहे हैं और बम आसमान से हाहाकार मचा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया तो ईरान ने अपनी मिसाइलें अरब देशों की ओर मोड़ दी। तो युद्ध के सबसे बड़े शो कमांड सेंटर में जंग की हर खबर पर सीधी बात करेंगे, पल पल बदलती जंग की हर तस्वीर का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मेजर गौरव आर्या कमांड सेंटर में। जय हिंद। जय हिंद। तो आज के शो में बहुत कुछ खास रहने वाला है। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ होंगे और साथ आपको बताएंगे कि जंग में इस समय चल क्या रहा है। मेजर गौरव आर्या, हम 4 बड़े एजेंडों की रोज की तरह बात करें, लेकिन आपको आज लग रहा है जिसके ऊपर बात होनी बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सफाया कर दिया है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रेजिम चेंज करना था तेहरान में और करा है वॉशिंगटन में। बिल्कुल, इस पे बात होनी चाहिए। चलिए, इसके ऊपर बात होगी आज। सबसे पहले बड़े एजेंडों का मैं जिक्र करता हूं। आज बात होगी जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं उसके ऊपर भी, लेकिन इस समय दुनिया में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, यहां पर हो रही है ब्रिज तोड़ वॉर। यहां पुल को तोड़ने वाली वॉर। आप उनका पुल सबका पुल तोड़ेंगे, एक दूसरे का पुल तोड़ेंगे, यही हो रहा है। यही हो रहा है। अभी पुल पे आ गए जी। कहां से शुरुआत हुई थी कि सब कुछ नस्ते नाबूद कर देंगे, अब एक पुल की फोटो डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसके ऊपर भी बात होगी। चलिए, दूसरा बड़ा एजेंडा स्क्रीन के ऊपर आएगा और दूसरे बड़े एजेंडे में बात होगी ट्रंप की इज्जत की, जो लगी हुई है दांव पर। लगता है आपको इज्जत दांव पर है? बिल्कुल, नाक कट जाएगी अगर जीत कर वापस नहीं आए तो। जी, नाक कट जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि अब वाकई उसके लिए प्लानिंग हो रही है। और तीसरे बड़े एजेंडे की मैं बात करूंगा। स्क्रीन के ऊपर आएगा तीसरा बड़ा एजेंडा, जिसके ऊपर आज बात करनी जरूरी है, और बात होगी नए फ्रंट की। क्या नया फ्रंट कोई खुल चुका है जंग में ट्रंप के खिलाफ? नया फ्रंट को दिख रहा है आपको? नया फ्रंट नहीं, बिल्कुल, इस नया फ्रंट खुल चुका है ट्रंप के खिलाफ, और इसके बारे में विस्तार से हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। वेट करिए। चलिए, चौथा बड़ा एजेंडा जिसके ऊपर आज बात होगी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकलने के लिए भारत ने जो मास्टर प्लान बनाया उसकी बात होनी चाहिए आज। उसकी बात होनी चाहिए। ये दुनिया के लिए एक ऐसा प्लान हो सकता है कि सब कुछ बदल जाए और ये हॉर्मुज़ के ऊपर जो मैं सीधा कहूं गुंडागर्दी है वो खत्म हो जाए। एक ही दुनिया में ऐसा देश है जी जो ये प्लान सारे बना रहे हैं। सिर्फ एक देश है जिसकी ईरान के साथ भी दोस्ती है और इजराइल के साथ भी दोस्ती है और अमेरिका के साथ भी दोस्ती है। आप और किसी देश का नाम लीजिए, चाहे वो खाड़ी में हो, चाहे वो 35 और 40 देश जो कि कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहना चाहिए, बताइए एक का नाम भारत के अलावा जिसकी दोस्ती तीनों के साथ। चलिए, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे आज के इन एजेंडों के जरिए। 4 बड़े एजेंडे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं और इन 4 बड़े एजेंडों पर थोड़ी देर में बात होगी। ट्रंप की इज्जत दांव पर, नया कोई मोर्चा है, और इस बीच ब्रिज वॉर भी है, और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक प्लान भी है। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं, एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, उसका रुख करते हैं। लेबनान में इजराइल ने पैराट्रूपर उतार दिए हैं। पहली बार आमने सामने की सबसे बड़ी लड़ाई, जहां पैराट्रूपर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकाने उड़ा दिए हैं। लेबनान में इजराइल की सेना का यह बहुत बड़ा ऑपरेशन है। देखिए, जमीनी ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं और इस बीच भी जमीनी ऑपरेशन आप कहिए कि लेबनान और इजराइल में शुरू भी हो चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शुरू हो चुका है। मेजर गौरव आर्या, ये समझा जाए कि बड़ी इस समय की अपडेट है। गौरव, अपडेट बड़ी और छोटी, यहां पे दिल खुश हो गया। और ये देखिए साहब, ये फायरिंग की आवाज जी, ये फायरिंग की आवाज, ऑटोमेटिक फायर चल रहा है, ऑटोमेटिक वेपन में, और इसको कहते हैं। अरे थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर लेके आइए, विजुअल बड़ा जबरदस्त है, थोड़ा स्क्रीन पर लेकर आइए। पूरा शूट करके किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मेजर गौरव आर्या, जो आप कह रहे थे ऑटोमेटिक वेपन्स का किस तरीके से ये आप वेपन देख रहे हैं, वेपन से फायर हो रहा है जी। इसको कहते हैं फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया। फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया। आप ये देखिए, मकानों के अंदर लड़ाई हो रही है और एक एक करके गौरव ये मकान खाली कर रहे हैं। यहां से देखिए, यहां से देखिए, अब यहां से आए, ये यहां से इन्होंने फायर करा, दूसरी तरफ इनका पार्टनर पीछे है, बड़ी इनका पीछे है, और एक एक करके ये गली मोहल्ला मकान के कमरे क्लियर कर रहे हैं। ये ऑपरेशन हो रहा है यहां पे। तो आपको लगता है कि ये अगले फेज में पहुंच गया? आप कह रहे हैं दिल खुश हो गया, ऐसा क्यों? दिल खुश इसलिए हो गया क्योंकि जब भी इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, जी, जब भी इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, इजराइल ने
सजा दी है जमीन घेर के। इजराइल चुप बैठा था, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला नहीं किया, इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला नहीं किया। इन्हीं लोगों को परेशानी हुई, इनको परेशानी हुई, इन्होंने हमला किया। अब इजराइल जमीन घेरेगा। तस्वीर जबरदस्त लगी है ना। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, एक और तस्वीर देखिए। ग्राउंड ऑपरेशंस के ऊपर एक में जो इजराइल ने उतार दिया अपने सैनिक, उनकी एक और तस्वीर आई है। पहले पूरा एक्शन नजर आ रहा था, यहां पर पूरा तैयारी करते हुए जो वो नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, आपने जिक्र कर दिया कि ये पूरा ऑपरेशन, ये अगला फेस आ गया पूरी जंग का। जी, अब इसने पैराट्रूपर उतार दिया। पैराट्रूपर क्या करेंगे, वो जाएंगे वहां पे एंड दे विल स्टार्ट क्लियरिंग द बिल्डिंग्स। आप देख रहे थे बिल्डिंग क्लियर कर रहे हैं। कुछ होने वाला है, स्क्रीन में कुछ होने वाला है। रुकिए, कुछ होने वाला है। देखिए पीछे एक ग्लास है। जी जी, ध्यान से देखिए, बिल्कुल तैयारी खड़ी हुए हैं और पीछे एक धमाका हो रहा है, पीछे धमाका हो रहा है। ये सजा है जो हिजबुल्लाह को मिल रही है। जी, और मैं आपको एक और बात बता दूं, जी, बहुत कम दुनिया के ऐसे फौजी हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि इतने बैटल हार्डन हैं जितने इजरायली हैं। ये 1948 से लड़ रहे हैं, जब से पैदा हुआ है यह मुल्क। न्यू स्टेट ऑफ इजराइल, इजराइल तो हजारों साल पुराना है, लेकिन न्यू स्टेट ऑफ इजराइल, तब से ये लोग लगातार ऑपरेशंस में हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग तैयार हैं। ये थोड़ा समझा दीजिए, पीछे ये जो हो रहा है, इनको पता नहीं है या इनकी तरफ से फायर किया गया? एग्जैक्टली क्या पोजीशन है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव कॉल्ड फायर। They have called fire। ये देखिए, ये पीछे मुड़ा, ये जो रेडियो सेट है इसका, जी जी, he is calling in fire। बिल्कुल, ये कॉलिंग इन फायर कर रहा है, या तो आर्टिलरी से, एयर स्ट्राइक से। he is calling in fire। चलिए, इसके ऊपर बात होगी। इजराइल की तरफ से लेबनान में अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया गया है। एक और बहुत बड़ी खबर आपके तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच रुक करता हूं। मेजर गौरव वाले, अगर आप इस साइड आ सकें, थोड़ा सा इजराइल लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को और दिखाएंगे। इस समय मेरे सहयोगी हमें नजर आएंगे स्क्रीन के ऊपर। रिफत अब्दुल्ला, अगर स्क्रीन के ऊपर आप है। जी हाँ, बिल्कुल आ गए, रिफत हमारे साथ आ गए हैं और रिफत का रुख करते हैं मेजर गौरवारिया जी। रिफत, थोड़ा सा बताइए, ये तो बड़ा ऑपरेशन हमें नजर आ रहा है कि लेबनान में अब इजराइल के सैनिक उतार दिए गए हैं, क्या है आपके पास जानकारी रिफत? देखिए, लेबनान में तो पहले से ही ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा था और पैराट्रूपर्स इससे भी पहले जो है उतर चुके थे और वहां पे टैंक्स जो हैं पहले से ही इंस्टॉल की थी लेबनान में इस्राएली फोर्सेस ने। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट अटैक्स किए जा रहे हैं। कल दिन भर 100 से ज्यादा रॉकेट्स जो हैं वो किरियात शमोना एरिया है नॉर्थ इस्राइल का, वहां की और रॉकेट। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। दिखाइए एक बार स्क्रीन के ऊपर बड़ी खबर। इस बीच इजराइल पर एक बार फिर से ईरान ने हमला कर दिया है। इजराइल के हाइफा शहर पर ईरान के स्ट्राइक और हाइफा शहर पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। इस समय की बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर। ईरान के हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उत्तरी इजराइल का यह सबसे बड़ा शहर है हाइफा। हाइफा लगातार टारगेट किया जा रहा है और इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है हाइफा, और हाइफा में लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो हाइफा शहर के ऊपर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, तो वार पलटवार तो जबरदस्त होता हुआ नजर आ रहा है। मेजर गौरव, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हाइफा पे लगातार दर लगातार हमला कर रहे हैं। कारण क्या है? अगर आप नक्शे में देखेंगे, हाइफा के बिल्कुल ऊपर लेबनान है। आप बिल्कुल नक्शे पे देखेंगे, ऊपर लेबनान है और इस तरीके से लेबनान के अंदर भी अगेंस्ट हिजबुल्लाह ये अटैक कर रहे हैं। और जब ये हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर रहे हैं तो वहां पे हिजबुल्लाह को कवर देने के लिए हाइफा के ऊपर बमबारी कर रहा है ईरान। देखिए तस्वीर आ गई है, तस्वीर आ गई है, कैसे टारगेट किया जा रहा है। पूरी पार्किंग देख रहा हूं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं और एक गाड़ी के ऊपर आकर लगता है कि मिसाइल लगी है और उसके बाद की स्थिति धुआं। एक बात मुझे अभी तक गौरव समझ में नहीं आई, ये ईरान 1 महीने से मिसाइल फायर कर रहा है। इसने मारा किसको? मुझे एक बात कोई ये समझा दे। गाड़ियों को टारगेट। मैं चाहता हूं कि जब भी आप इसको देखें, जब भी आप हमारी शो को देखें, जरूर एक बार कमेंट्स में लिखें और कमेंट्स में एक बार बता दें कि मरा ये कितनी 100 मिसाइल फायर करी, 1000 मिसाइल फायर करी, 10,000 मिसाइल फायर करी। अरे बाबा, हुआ क्या इजराइल के अंदर? ये तो कोई बता। अब ये कह रहा कार जला दी, कार जला दी। आपने युद्ध इसलिए छोड़ा था क्योंकि आपको कार जलानी है वहां पे। आपने नुकसान क्या किया इजराइल का, यह मैं समझना चाहता हूं। आपने डैमेज क्या किया? इजराइल ने आपके सुप्रीम लीडर को मार गिराया। आपके दूसरे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमैनी को ऐसा कर दिया कि बिस्तरे में लेटा है, वो उठ नहीं पा रहा है। आप यहां पे कार को आग लगा रहे हैं। आपको लगता है कि कार टारगेट की गई? इनके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं होते कि कहां मिसाइल फेंकनी है, कहां जानी चाहिए? ये मोटा मोटी ब्लाइंडली मार देते हैं। इनके पास कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, लेकिन ये इफेक्टिव फायर नहीं है। आप देखिए, आप जब भी ऐसे फायर करते हैं, आप मिसाइल फायर करते हैं, आप स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर फायर करते हैं। आप चाहते हैं
कि दुश्मन को नुकसान पहुंचे, दुश्मन की चीखें निकले, इसीलिए आप मिसाइल चलाते हैं। आप किसी रैंडम पार्किंग लॉट में कार को आग लगाने के लिए मिसाइल नहीं भेजते हैं अपने। जी, तो सवाल यही है कि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, ये तबाही की तस्वीरें तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हर बार गाड़ी ही पार्किंग लॉट नहीं है, ये पार्किंग लॉट है, सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं पार्किंग लॉट पे मिसाइल मार रहे हैं लोग। कमांड सेंटर में आ रही है एक और बड़ी खबर, उसका रुख करते हैं और खबर आएगी मेरी बाईं तरफ स्क्रीन के ऊपर, और खबर है F-35 से जुड़ी हुई। यूएस का एक और F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा ईरान की तरफ से कर दिया गया है। जी हां, ईरान ने कहा है कि हमने F-35 जेट गिरा दिया है, एक और गिरा दिया, यह भी दावा किया गया। IRGC की तरफ से कहा गया, IRGC की तरफ से एक बयान कहा गया, और इस बीच एक वीडियो मलबे की भी जारी कर दी गई और कहा गया है कि हमने फाइटर जेट को गिरा दिया है। F-35 को मार गिराने का दावा है, और इस बीच एक तस्वीर भी जारी कर दी गई है। मैं इस तस्वीर के ऊपर आऊंगा। F-35 को गिराने का दावा दमदार लग रहा है मेजर गौरव आर्या। देखिए, अभी जैसे आपने एक और बात बताई, IRGC ने यह बोला है कि साहब हमने 3 फाइटर जेट उनके मार गिराए, अभी तक 9 मार गिराए टोटल अपना बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उसमें से 3 थे कुवैती फ्रेंडली फायर के। तो इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि F-35 नहीं गिरा है, कहने का यह मतलब नहीं है कि F-35 नहीं गिरा है, कहने का यह मतलब है कि ईरानी दावा आप 100% इसके ऊपर गारंटी के साथ विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसे क्लेम करे हैं जो कि गलत निकले हैं। ये क्लेम कर देते हैं हमने कर दिया, हमने कर दिया। जब वो 3 गिरे थे, वो कुवैती फायर से गिरे थे, कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिए थे, अपने फ्रेंडली फायर से गिरे थे। ईरान ने बोला साहब हमने गिराए, ये गलत है। तो खबर इतनी बड़ी क्यों बन जाती है जब F-35 को गिराने वाली बात? उसका कारण है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, बात यह है, F-35 दुनिया का महंगा तरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। जो F-22 है, जिसको फाइटर जेट्स का बाप माना जाता था, उसको मैन्युफैक्चर करना अमेरिका ने बंद कर दिया है। अब F-35 जो है वो अमेरिका भी उड़ाता है और इजराइल भी उड़ाता है। अब यह पता लगाना है कि साहब ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट था या ये इजरायली एयरक्राफ्ट था, पहली चीज। दूसरी चीज, रडार पे इसका सिग्नेचर ना के बराबर आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, थोड़ा सा F-35 हम लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारे दर्शकों को नजर आ रहा होगा। F-35 है, और जिस तरीके से 5th जनरेशन का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन टारगेट हो गया कि हमने एक और गिरा दिया। ये मुश्किल क्यों है? ये भाई मुश्किल इसलिए है क्योंकि रडार पे इसका सिग्नेचर बहुत छोटा है। ये इतना बड़ा, कई टनों का जहाज है, कई टनों का, लेकिन रडार में ऐसे दिखता है जैसे छोटी सी टेबल टेनिस की बॉल। थोड़ा कैमरा दूर कीजिए, लगेगा आपको कैसे बहुत छोटा सा नजर आएगा। देखिए, कैमरा बहुत दूर कर दिया हमने, तो इसलिए अब जैसे ये जेट आपको बहुत छोटा नजर आ रहा है। एक बार दोबारा दिखाइए दूसरे वाला कैमरे से। और दोबारा मैं इसलिए भी कह रहा हूं ताकि अब थोड़ा सा पास आइए, थोड़ा सा पास आने दीजिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा जेट है जो मेजर गौरव आर्य कहने की कोशिश कर रहे हैं। जेट बहुत बड़ा है, लेकिन रडार के ऊपर बहुत छोटा नजर आता है। रडार के ऊपर, इसीलिए इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यही है। रडार के ऊपर आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि इतना बड़ा हवाई जहाज है। आपको लगेगा गोल्फ बॉल या टेबल टेनिस बॉल जैसा छोटा सा कुछ आ रहा है, बहुत नामात्र। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस जेट। मतलब लगेगा कि कोई ड्रोन आ रहा है, लेकिन होगा F-35। ड्रोन नहीं, ड्रोन से भी 10 गुना छोटा, इतना गोल्फ बॉल, टेबल टेनिस बॉल इतनी सी दिखाई देगी। जी, कुछ और जानकारी देती है आपको F-35 से जुड़ी हुई। तो अमेरिका के एक और F-35 को ईरान ने गिराने का दावा कर दिया। जी हां, इससे पहले भी उसने अमेरिका के इस लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया था। ईरान के सबसे जो हम जिक्र कर रहे हैं कि बड़े दावों में से एक है कि उन्होंने इस फाइटर जेट को गिराने का दावा किया है। ऑलरेडी मेजर गौरव आर्य जिक्र कर चुके हैं कि क्यों इतना बड़ा बनाने की कोशिश है। इतना बड़ा नुकसान अभी तक हो चुका है ईरान का, लेकिन अमेरिका का कोई भी नुकसान किया जाता तो उसको इस तरीके से दुनिया के सामने ईरान रखने की कोशिश कर रहा है कि हमने बहुत बड़ा कुछ कर दिया, हमने बैकफुट पर ला दिया अमेरिका को। क्या F-35 जहाज गिराने से मेजर गौरव आर्य F-35 बैकफुट पर ला सकता है अमेरिका को? एक जहाज गिर गया, जहाज गिर गए। ये सब ऐसे ही लोगों की फैलाई हुई सोशल मीडिया की बातें हैं। अमेरिका के पास पूरी की पूरी फैक्ट्रियां हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पहली चीज, मुझे ये गले से नीचे नहीं उतर रहा है कि ईरान ने F-35 गिरा दिया। ईरान की कोई बात मानते नहीं है, ईरान कुछ भी जारी कर दे आप मानते नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानता। लेकिन गौरव, मैं एक बात कहता हूं, जब तेहरान के ऊपर बमबारी हो रही थी, जब आपके इतने इलाकों के ऊपर बमबारी हो रही थी, जब आपके सुप्रीम लीडर को मार रहे थे, तब आपने नहीं गिराया। आज आप कह रहे हैं आपने गिरा दिया। भाई क्या लॉजिक है इसका? आपने पहले क्यों नहीं गिराया? इसका मतलब क्या आपने कैपेसिटी थी और आपने इस्तेमाल नहीं करी? क्या आपके पास वो एयर डिफेंस सिस्टम है? मैं फिर ये कह रहा हूं,
पक्का एक F-35 गिरा होगा 100%। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ईरान कहता है कि उसने गिरा दिया, मैं उस पर इनकार कर रहा हूं। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान के सबसे ऊंचे पुल के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया, और वो भी दिन की बहुत बड़ी खबर है जो आप तक जाननी जरूरी है। और तेहरान और करज शहर को जोड़ने वाला यह पुल था, जिसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, टूट चुका है। और पुलों के बाद पावर प्लांट को भी टारगेट किया जा सकता है। ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट भी दे दी गई है। और यह पुल का टूटना इसलिए भी एक बड़ी चीज मानी जा रही है क्योंकि ये दो बड़े शहरों को आपस में जोड़ रहा था। मैं थोड़ा सा आपको आगे मैप दिखाऊंगा और मैप के जरिए भी आपके तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। और आपको यह भी बता दूं कि लगभग तेहरान तो बहुत बड़ा शहर है ना, तेहरान और करज शहर दोनों को आपस में जोड़ने वाला यह पुल है। दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 30-35 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि दो बड़े शहरों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। दो अलग अलग जगह पर बैठ के लोग कोई प्लानिंग करेंगे, आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। कुछ तस्वीर भी है जी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि उन्होंने पुल तोड़ दिया है, पुल की है बिल्कुल ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है, दिखा रहे हैं ये, मतलब दो हिस्सों में बिल्कुल पुल टूटते हुए तस्वीर है। एक बार दोबारा प्ले कर दीजिए, पुल टूटते हुए तस्वीर है बिल्कुल। जी अब ये पुल इन्होंने तोड़ दिया है। जी अब आएगी मेजर गौर बारे, माफी चाहूंगा। एक पुल टूटता हुआ बिल्कुल जैसी स्ट्राइक हुई उसके बाद ये हिस्सा टूटता हुआ, बहुत जी बिल्कुल गिर गया हिस्सा। मेजर गौर, ठीक है। देखिए ऐसी बात तो नहीं कि अल्टरनेट सड़क नहीं होगी। इससे क्या होगा कि आम लोग हैं उनको दिक्कत होगी। जी अगर कोई ये कह रहा है कि साहब ईरान की फौजें बॉर्डर नहीं जा पाएंगी या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगी, तो मुझे लगता है ये फालतू की बात है। मुझे नहीं लगता कि इन तिलों में कुछ तेल। अच्छा दूसरी चीज, अमेरिका इसको इतनी बड़ी बात कह रहा है कि अब हमने, डोनाल्ड ट्रंप का आपने देखा ट्रूथ सोशल में, हमने तुम्हारा पुल तोड़ दिया है, अब तुम हमारे साथ डील करो वरना फिर तुम देखना। उन्होंने तब डील नहीं करी जब तुमने उनका सुप्रीम लीडर मार दिया। उन्होंने तब डील नहीं करी जब आपने उनके न्यूक्लियर के ठिकाने बर्बाद कर दिए, आपने उनकी एयरफोर्स नेवी बर्बाद कर दी, तब उन्होंने डील नहीं करी। पुल तोड़ने पे वो लोग डील करेंगे, लेकिन कैसी बात है? पुल का बदला पुल हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, एक रिपोर्ट दी। छिड़ गई ब्रिज तोड़ वॉर। अमेरिका ने उड़ा दिया $400 मिलियन का ब्रिज। ईरान के B-1 ब्रिज पर एयर स्ट्राइक। इस बार अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दिल पर हमला किया, क्योंकि एक खतरनाक हमले में तेहरान और कर्ज जैसे दो बड़े शहरों को जोड़ने वाला रणनीतिक भी एक ब्रिज तबाह हो गया। करीब $400 मिलियन की लागत से बना ईरान का यह पुल न केवल यातायात का मुख्य जरिया था, बल्कि पश्चिम एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में एक था, जिसे एक हमले में अमेरिका और इजराइल ने धुआं कर दिया और पूरी दुनिया सन्न रह गई। इस पुल को तैयार करने में ईरान ने पानी की तरह पैसा बहाया था। $400 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 3,300 करोड़ खर्च किए गए थे। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने झटके में ईरान के पैसों पर पानी फेर दिया, या यूं कहें कि ईरान की एक जरूरी लाइफलाइन काट दी गई, क्योंकि ईरान का B-1 ब्रिज केवल गाड़ियों के आने जाने का रास्ता नहीं, बल्कि ईरान की आर्थिक और सैन्य गतिविधियों की लाइफलाइन था। इसके टूटने से ईरान का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ। पुल के उड़ते ही ईरान के कई महत्वपूर्ण इलाके पूरी तरह अंधेरे में डूब गए और बिजली ग्रिड ठप हो गई। कहा जा रहा है कि यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि ईरान से शुरू हुई इस ब्रिज तोड़ लड़ाई के और भी कई साइड इफेक्ट होंगे, जिसका अंजाम पूरा पश्चिम एशिया भुगत सकता है, क्योंकि ईरान ने भी पलटवार की तैयारी कर रखी है। ब्रिज को टारगेट किया गया और उसके बाद यह भी जानकारी है कि अब दूसरी तरफ दावा यह भी किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि हम भी ब्रिज को टारगेट करेंगे। तो पुल का बदला पुल, ब्रिज का बदला ब्रिज, यही समझा जाए, यही होगा क्या? इससे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आपने पुल तोड़ दिया, ईरान ने 4 पुल तोड़ दिया, फिर देखिए सुनिए, फिर वो 4 तोड़ेंगे, फिर ये 4 तोड़ेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। इतने पुल है ही नहीं ईरान में कि तोड़ते रहेंगे। देखिए इनके पास जो 2-4 बड़े पुल हैं, आपने तोड़ भी दिए। जो जनता है उसको इनकन्वीनियंस होगा। ईरानियन फौज की मोबिलाइजेशन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं, और ईरानियन फौज को पता है वो ब्रिज थोड़ा इस्तेमाल कर रही है मोबिलाइजेशन करने के लिए। उसको पता है आप सैटेलाइट से देख रहे हैं, उसको पता है आपके ड्रोन्स देख रहे हैं। एक आपने हेलफायर मिसाइल मारी, पुल गया नीचे। क्यों करेगा ईरान ऐसा? ईरान नहीं करेगा भाई। ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है यहां पे कि चलो हमने एक काम करा है, हमने यहां पे पुल तोड़ दिया। और डोनाल्ड, ये पुल क्यों फेमस हुआ?
हम इस पुल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट है, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में सोशल मीडिया पे डाल दिया, ट्रूथ सोशल में, कि देखो हमने तुम्हारा, अब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है भाई, उसने पुल का नाम डाला, सब कौन सा पुल है, गूगल में ढूंढो कौन सा, अच्छा ढूंढ लिया, मैं आपको दिखाता हूं, ढूंढ लिया, थोड़ा सा ग्राफिक बना के ले आऊं मैं अपनी टीम के साथ। जी बिल्कुल। देखिए पुल की लंबाई है लगभग 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा यह पुल था, ऊंचाई लगभग 136 मीटर, काफी ऊंचा पुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यूएस ने ये B1 पुल ब्रिज को उड़ा दिया है। आपने कहा था कि ट्रंप ने किया, लेकिन पॉइंट यह है कि लाइफलाइन भी होती है ना, बहुत सारी चीजें, तेहरान को करज से जोड़ने वाला बहुत सारी चीजों के लिए लाइफलाइन के तौर पर भी तो होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा यहां पे गौरव, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इससे परेशानी किसको होगी? क्या ईरान की लड़ने की क्षमता में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं, ये आम लोगों को परेशानी होगी जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, अब वो पुल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बस इतनी सी बात है। चलिए इस बीच देखिए ये पुल तो तोड़ दिया है, इसके बदले में कौन सा पुल तोड़ा जाएगा उसके ऊपर नजर है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। यूएस इजराइल हमले के बाद करज शहर की बिजली गुल हो चुकी है। तेहरान को करज से जोड़ने वाला पुल तबाह हो चुका है, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 95 लोग घायल हो चुके हैं, और इस बीच बत्ती गुल है। अब बत्ती किसकी गुल है? एक तो शहर की गुल है, दूसरी तरफ क्या जो बत्ती गुल करने का दावा किया जा रहा है कि वाकई उस तरीके से वो स्ट्राइक उन तक पहुंच रही है। देखिए बत्ती गुल है, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो मेजर गौरव आ रहा है, आपने पकड़ लिया होगा जी जी। पुल के जरिए बत्ती शहर की गुल होगी, वो समझ आ रहा है जी। लेकिन जो बत्ती गुल करने की कोशिश है ईरान की जी अमेरिका की तरफ से, वो हो पाया कि नहीं? वो बहुत मुश्किल है, देखिए हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन है बहुत मुश्किल टास्क, बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। अब क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। चलिए तेहरान की बत्ती गुल है, तेहरान की बत्ती गुल हो गई, ठीक है, तेहरान इज इन डार्कनेस। अच्छा इससे क्या अचीव हो गया जी? मैं क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिकन इतने डेस्परेट हो गए, देखो हमने पुल तोड़ दिया जी, देखो पुल टूट गया, देखो लाइट चली गई, अब कल बोलेंगे पानी चला गया, एटीएम काम नहीं कर रहा, अच्छा तुम्हारा तो इंटरनेट भी नहीं। भाई वेयर आर योर मिलिट्री टारगेट्स? आपने मिलिट्री टारगेट की बात करी थी, आपका एम है खड़ग आइलैंड लेना, आपका एम क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना, उसके बारे में बात कीजिए। तेहरान की बत्ती ऑफ कर दी जी। तो चलिए थोड़ा मैप के जरिए भी समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। एक बार मैप आ गया स्क्रीन के ऊपर, कराच, तेहरान, ईरान पूरा नजर आ रहा है हमारे पास, जहां टारगेट किया गया इन दो शहरों को आपस में जोड़ने वाला था। मेजर गौरव आर्या, मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं कि लगभग, मैंने गूगल पर जाके देखा इसको, लगभग 30 से 35 किलोमीटर का दोनों का डिस्टेंस है। इस पुल की वजह से शायद जो बढ़ जाएगा, आपने वो ठीक कहा कि एक सड़क खत्म हो गई तो दूसरी सही, तीसरी सही, चौथी सही, लेकिन यह है कि यह लाइफलाइन की तरह था दोनों शहरों को जोड़ने वाला। नहीं बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। ये देखिए एक पुल बनाया था जिससे लोगों के लिए कन्वीनियंस हो गया। 1 किलोमीटर लंबा पुल है, जो रास्ता आपको 1 घंटा लगता था वो रास्ता 15-20 मिनट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कराच से तेहरान लोग जाएंगे नहीं है, जाना बंद कर देंगे जी। वो आवाजाही अभी भी शुरू है जी। बस ये इसके बीच में ये जो पुल है यहाँ पे, इस पुल को तोड़ दिया है, कोई बात नहीं, लोग चले जाएंगे। और ईरान ने क्या जवाब दिया है? आरएक्चाई साहब जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है साहब कि ठीक है पुल तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन इस युद्ध में जो ट्रंप ने झोंका है जी, उसने नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं करा है, उसने अमेरिका का भी करा है। मेरा एक सवाल है जी कि अगर इतना ही पुल का कोई ज्यादा महत्व नहीं था तो फिर अमेरिका ने क्यों टारगेट कर दिया? ये तो ये भी हो सकता है ना कि कराच और तेहरान के बीच कोई इनकी जो मिलिट्री की मूवमेंट होती हो, या कोई मिसाइल या कोई ऐसा इनका कोई ना कोई बंकर बनाए हो जो पताल लोग कहते हैं, वो नहीं पॉसिबिलिटी है। इतना बड़ा ईरान है, एक पुल को टारगेट किया। मेजर गौरव आर्या, कोई ना कोई तो बात होगी कि अमेरिका, मैं आपको बताता हूं जी। बात यह है कि कोई बात नहीं है। अगर किसी को यह लगता है जी ऐसे टाइम पे जहां पे अमेरिकन सैटेलाइट्स देख रही हैं, जहां पे किसी को यह लगता है कि अमेरिकन फाइटर जेट्स तेहरान के ऊपर और कराच के ऊपर उड़ रहे हैं, जहां पे इनके प्रेडेटर ड्रोन्स उड़ रहे हैं, जहां पे एक एक मूवमेंट को स्पॉट करके ये लोग मिसाइल मार रहे हैं, वहां पे अपनी मिसाइल खुलेआम ईरान ले जा रहा है दिन दहाड़े या रात को एक पुल के ऊपर। ना ना ना, ये सब नहीं होगा। ये सब ईरान इतना बेवकूफी नहीं करेगा। ये बचा के चलेगा रात के अंधेरे में चुपके से गली मोहल्लों के बीच में से ले जाके कि अगर मिसाइल गिरे। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इनफैक्ट हमारी टीम ने पहली स्क्रीन पर डाल दी है। ब्रिज तोड़ वॉर से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, यूएई के पुलों पर भी मिसाइलें तान दी हैं। मतलब जो मैं पहले कह रहा था कि बदला कैसे लेंगे, बदला लेंगे पुल का पुल के साथ। मिसाइल मारी थी, मिसाइल मारकर ही लेंगे। ये तो बात ही इलॉजिकल है, इलॉजिकल है, ये तो बात ही इलॉजिकल है। आप एक बात बताइए, आपके यहां ईरान के अंदर जो करज और तेहरान के बीच में पुल है वो तोड़ा किसने?
अमेरिका और इजराइल ने। अब आप कह रहे हैं मैं सऊदी का पुल तोड़ दूंगा, कोई सेंस है इस बात में? आप बताइए, कोई सेंस आपको लग रही है? अरे आप जाके इजराइल का पुल तोड़िए, आप जाके अमेरिका का पुल तोड़िए, मारा किसी और ने, बदला आप किसी और पे ले रहे हैं। इसीलिए तो ये सब लोग परेशान हो गए। अमेरिका को बेस बनाने के लिए जगह दी हुई है ना, बस यही तो प्रॉब्लम है साहब। दो चीजें मैं आपको बताता हूं। अमेरिका को बेस ये आज से नहीं बने हैं बेस, ये कई दशकों से बेस बने हुए हैं जी। अगर यही बात है कि उन्होंने अमेरिका को बेस, तो इन्हीं के देशों में जहां पे अमेरिका के बेस हैं, यहां पे इन्होंने भी तो आतंकवादी संगठन पाल रखे हैं। क्या सऊदी अरब में ईरान फंडेड टेररिस्ट यूनिट्स नहीं है, टेररिस्ट आउटफिट्स नहीं है? बिल्कुल है, ये तो सभी कर रहे हैं। यूएस कौन सा एक मैप आ गया, मैं मैप के जरिए दिखा देता हूं। बेसिकली जो बड़े देश हैं जिनमें जिक्र किया जा रहा है कि इनको टारगेट करने की कोशिश है, मैं वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। स्क्रीन पर आ गया, पीछे मेरे पास वॉल पे लेके आइए एक बार पूरा मैप, ताकि हम उसके ऊपर बात कर पाए। सऊदी और कौन कौन से हैं? सऊदी के जो पुल हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, बहरीन आ गया, उसको टारगेट, यूएई को टारगेट किया जा सकता है, कुवैत आ गया। अब वहां ईरान से आएगा इधर को। थोड़ा सा कैमरा आगे ले आइए, थोड़ा सा कैमरा अगर आगे लेके आ पाए। मेजर गौरव आर्या, जॉर्डन भी आ गया, देखिए इनको भी टारगेट 1 2 3 4 5। हालांकि ये बड़े शहरों को ही मैंने दिखाने की कोशिश की हमारी टीम ने, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर ऐसे ही डिसाइड किया गया या इनको भी हिट किया गया तो नुकसान तो होगा। एक मिनट जी, ये बहरीन है, आप देख रहे हैं आइलैंड है, टापू है जी। बहरीन को सऊदी अरब के मेनलैंड से क्या जोड़ता है? समुद्र है। जोड़ता क्या है? पुल जोड़ेगा, पुल जोड़ेगा जी। हो ना हो ये इस पे हमला करने की कोशिश करेंगे, ये कतर है ये जी। ये ठीक है, जो हमने कहानी सुनी थी ऊपर रास लफान की और ये साउथ पार्स की, ये इधर की कहानी है। ये कतर है, ये सऊदी है, बीच में, या तो इसके बीच में मारेंगे, यहाँ पे मारेंगे, ये कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। आगे ले आइए, थोड़ा सा और आगे ले आइए, कैमरा अगर ला पाए। जी जी, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अगर, मेरे को लगता है अगर सबसे ज्यादा पुल तोड़ने का नुकसान किसी को हो सकता है तो बहरीन को होगा। बहरीन कट ऑफ हो जाएगा ना, बहरीन बाय रोड कट ऑफ हो जाएगा बहरीन, अगर ये बहरीन पे मार रहे हैं तो। अगर मार रहे हैं नहीं, इन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी ना, चेतावनी दे दी, 4-5 देशों के नाम ले दिए। जॉर्डन में मारेंगे, कुवैत में मारेंगे, सऊदी में मारेंगे, बहरीन में, यूएई में। तो अगर सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो इनको जी, सबसे ज्यादा इनको, क्योंकि आइलैंड का इलाका, इसलिए कह रहा हूं नुकसान सभी को होगा। सऊदी को भी नुकसान होगा, नहीं वो नुकसान सभी को होगा। बात यह है ना कि पूरा देश ही कट गया अगर जमीन से, तो फिर तो दिक्कत होगी। फिर प्रॉब्लम। चलिए, और बड़ी खबरों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आपको आगे भी अपडेट देंगे। सऊदी अरब में यूएस बेस पर ड्रोन अटैक की खबर है इस समय। ईरान का सऊदी अरब में यूएस बेस पर हमला, सऊदी अरब का 7 ईरानी ड्रोन गिराने का दावा भी सामने आया है। और ईरान का सऊदी अरब के यूएस बेस के ऊपर टारगेट करना कोई नई बात नहीं लग रही, लेकिन यह है कि बार बार अटैक का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच, सीज फायर वाली बातें, लेकिन इस बीच यह भी कह दिया गया कि 2 से 3 हफ्ते में बड़ा हमला। और इस बीच ईरान के हमले भी लगातार जारी है और खाड़ी के देशों को टारगेट किया जा रहा है। मेजर गौरव आर्या, आपको एक बात पता है गौरव जी? ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब और यूएई, अब ये दो देश जो आंख मिला के देखते नहीं थे एक दूसरे की ओर, ये दोनों देश मिलके गए हैं, लेड बाय द यूएई। ये लोग गए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ये बात कर रहे हैं। आज की तारीख फ्राइडे है, आज फ्राइडे की तारीख को ये लोग गए हैं बात करने के लिए कि आप हमें मौका दीजिए और आप इस पर मोहर लगाइए, फिर देखिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कैसे नहीं खोलते। अब अरब लड़ाई के अंदर आने के लिए तैयार हो गए हैं। इतनी बम, इतनी मिसाइलें मारी हैं ईरान ने, इतना कुछ किया है कि अब अरब देश कह रहे हैं कि ठीक है, अब भाईचारा सब गया गड्ढे में, अब चलो आ जाओ बेटा मैदान में। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या है ये जंग को उस तौर पर समझे कि अब सऊदी और ईरान भी लड़ रहे होंगे और इजराइल ईरान ऑलरेडी लड़ रहे हैं, बीच में पाकिस्तान भी है। चलिए और अपडेट लेने की कोशिश करते हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको इजराइल। हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं रिफत अब्दुल्ला, स्क्रीन पर लाइए रिफत को। जी हाँ बिल्कुल, रिफत आ चुके हैं। मेजर गौरव आर्या जी। रिफत, आप जिस लोकेशन में हैं वहां से जो इजरायली पैराट्रूपर्स हैं जी और जो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई चल रही है, आप में और उनमें कितना फासला है रिफत? देखिए मैं आपको बता दूं, फासला काफी है क्योंकि ये साउथ लेबनान का अलग एरिया है, लेकिन जिस जगह पे मैं इस वक्त हूँ ये पेट्रा टिकवा का एरिया है और यहाँ पर एक मिसाइल गिरा है और यहाँ पे भयंकर तबाही हुई है। पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है और आप देख सकते हैं इसके पुरखच्चे उड़ गए हैं। जहाँ से भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां आप तबाही देखेंगे। जिधर से भी हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीन यहाँ पे तबाह हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ इस एरिया में डायरेक्ट हिट लगा है। और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके की तबाही हुई है। ये वो स्पॉट है जहाँ पे मिसाइल डायरेक्ट गिरा है, लेकिन इर्द गिर्द आप देखिए कि इंडस्ट्रियल यूनिट के क्या पुरखच्चे उड़ गए हैं। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है यहाँ पे। अच्छा रिफत, एक बात बताइए मुझे रिफत, मैं सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप कुछ घरों में लिखी, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट है आपके सामने?
कोई ये वाला जो ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट है जो आप बता सकते हैं कि ईरान ने हमला करा और इजराइल का कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट जो है वो बर्बाद हो गया हो? देखिए, जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया गया, उसके बाद जो है केमिकल यूनिट पे हमला किया गया, और ये जो हमला है ऐसा लगता है कि किसी बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट को तबाह कर दिया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अंदर देख पा रहा हूँ, बड़ी बड़ी मशीन शायद मैन्युफैक्चर हो रही है। यहाँ पे कौन सा यूनिट है, क्योंकि यहाँ हर चीज डिस्क्लोज नहीं की जाती है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे तबाही हुई है। बहुत बड़ा यूनिट है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का, और ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसमें आप देखिए कि तबाही क्या हुई है। हालांकि डायरेक्ट हिट भी नहीं लगा है, यहाँ पे असल में ये गिरा है, और ये देखिए कि इर्द गिर्द। रिफत, एक बात बताइए मुझे, रिफत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पिछले 24 घंटे में क्या एक्शन हुआ है? क्या पिछले 24 घंटे में कितनी मिसाइलों की वहां पे बारिश हुई है, जो कि ईरान ने या फिर मैं कह सकता हूं हिजबुल्लाह ने लेबनान से भेजी हैं? कितनी मिसाइलें गिरी होंगी? देखिए, 24 घंटे में अगर हम बात करें, कम से कम 20 मिसाइल अटैक हुए, और कल शाम को तकरीबन हमने देखा कि 15 मिसाइल अटैक जो है सिर्फ 1.5 घंटे के स्पेस में कर दिया गया, यानी कि 1.5 घंटे के एरिया में जो है, या 1.5 घंटे के टाइम में जो है तकरीबन 15 मिसाइल अटैक किए गए। और ये वो स्पॉट है जिसको रात को अटैक किया गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर चीज आप ये बता सकते हैं माल का नुकसान? रिफत, आप बता रहे हैं माल का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान कितना हुआ है? कुछ मौतों के बारे में पता लगा है? कुछ ऐसी खबर जहां पे ह्यूमन कैजुअलिटीज हुई हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? देखिए, कल सुबह से लेकर अभी तक तकरीबन 25 लोग घायल हुए हैं। उसमें नॉर्थ इसराइल में भी लोग घायल हुए हैं, और सेंट्रल इसराइल में भी काफी लोग घायल हुए हैं। लेकिन कुल मिला के अगर बताएं तो प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे जब भी कोई अटैक होता है, और ह्यूमन लॉस कम होता है। वजह यही है कि इसराइल पहले से ही तैयार है। इसराइल के पास बंकर है, अंडरग्राउंड बंकर है, सायरन बजती है, सभी लोग जो है बंकरों में चले जाते हैं, और यहाँ पे यही वजह है कि ह्यूमन लॉस नहीं होता है। नहीं तो जिस तरीके की तबाही अलग अलग जगहों पे देख रहे हैं, फिर तो काफी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिफत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, मेजर गौरव आर्या। रिफत ने एक और बात बहुत अहम बताई है जिसका वो जिक्र कर रहे थे, उनकी तरफ से ये कह दिया गया। रिफत, शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीर हम अपने वॉल के जरिए दिखा रही थी। मेजर गौरव आर्या, उन्होंने एक बात कही, कहते पिछले 24 घंटों में 20 मिसाइलें, 1.5 घंटे में 15 आ गई, यानी एवरेज हर एक घंटे में एक मिसाइल तो आ रही। जी बिल्कुल आ रही है, हर एक घंटे में। लेकिन एक और बात बोली उन्होंने जी, उन्होंने ये बोला है कि जान का नुकसान नहीं हो रहा, लोग घायल हुए हैं, बिल्डिंग तबाह हुई है, बिल्डिंग दोबारा बन जाएगी। जान का नुकसान, यानी कि इजराइल जो है वो इंसानी जान पे तवज्जो देता है, ईरान नहीं देता। ईरान ने खमेनी के लिए बंकर बनाया जी, ईरान ने पिज़श्कियां के लिए बंकर बनाया, लेकिन आवाम के लिए बंकर बनाना ईरान भूल गया। गौरव, लेकिन राहत की बात है, किसी की जान ना जाना भी राहत की बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। फैक्ट्रियां तो बन जाएंगी भाई, मशीन दोबारा आ जाएगी, इंसान की जान एक बार चली गई, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन इस बीच सवाल यह भी है ना कि अगर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं तो क्या टारगेट उस तरीके से है, या उस तरीके से टारगेट नहीं चूज किए जा रहे। लेकिन ईरान की आ रही मिसाइलें इजराइल में भी टेंशन को तो बढ़ा रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर है उसका रुख करते हैं, और बात होगी हमारे अगले एजेंडे की। ट्रंप के इज्जत बचाओ स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ईरान से पहले अमेरिका में बड़ा कट ऑफ हो गया, किसका हुआ, क्यों हुआ, बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। ट्रंप सरकार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं? एक के बाद एक बड़े बड़े नाम हटाए जा रहे हैं। क्या यह सामान्य बदलाव है या कुछ और? पेंटागन में टॉप लीडरशिप में बड़े बदलाव हो रहे हैं, और यह सब ठीक उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका एक बड़े युद्ध में शामिल है। क्या वॉर टाइम में इतने सारे बदलाव नॉर्मल है? क्या यूएस मिलिट्री में सैनिकों के अंदर भी असंतोष बढ़ रहा है? क्या ट्रंप के सैनिक बागी हो रहे हैं? अमेरिका का कानून सैनिकों को हक देता है कि वो नैतिक वजह से लड़ने से इनकार कर सकें। क्या यह संयोग है या युद्ध के बीच मिलिट्री में मॉरल क्राइसिस बन रहा है? क्या ट्रंप अपना कंट्रोल खो रहे हैं? क्या उनकी इज्जत दांव पर है, या ये केवल नई शुरुआत है? यह सवाल तो जरूर है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मेजर गौरव आर्या जिक्र कर रहे थे। रिजीम चेंज कर देंगे, यह रिजीम चेंज हो चुकी है ईरान में, लेकिन यहां तो पिक्चर बिल्कुल अलग है।
कि अब वाकई इतने बड़े स्तर पर बदलाव कर दिया गया अमेरिका में। उसकी वजह यह है कि ट्रंप खुद को बैकफुट पर महसूस कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रंप अपनी इज्जत बचा रहे हैं, इज्जत छिपा रहे हैं, क्या लगता है उसके ऊपर बात होगी। अमेरिका में ईरान वॉर खत्म होने से पहले एक नई इनसाइड वॉर शुरू हुई नजर आ रही है। पहले छोटा सा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वॉर खत्म हुई है। मैं थोड़ी सी बात करता हूं, उसके बाद एक एक चीज आप तक पहुंचा दूंगा। मेजर गौरवारिया, ये इज्जत बचाने की कोशिश है या वॉर स्ट्रेटेजी है? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह हजम नहीं होता कि कोई इससे डिसएग्री करे। अगर कोई मिलिट्री जनरल है तो उसका काम है गवर्नमेंट को सही एडवाइस देना। सर, इस वक्त आप अटैक मत कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। जी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोला था जनरल सैम मानेकशॉ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, कि आप अप्रैल में पाकिस्तान पे हमला करें। उन्होंने बोला नहीं, जिस दिन मैं तैयार हूं मैं उस दिन हमला करूंगा। सही एडवाइस थी। दिसंबर में हमला करा, 13 दिन के अंदर बांग्लादेश बना के दिया। When you listen to professionals, you win। जब आप प्रोफेशनल्स की सुनते हैं तब आप जीतते हैं। ट्रंप अपनी ईगो पे खेल रहा है, ट्रंप लॉजिक पे नहीं खेल रहा इस वक्त। लेकिन बदलाव क्या हो गए हैं, या कहिए कि जो रिजीम चेंज करने की बात कह रहे हैं, कहां क्या कुछ हो चुका है वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगी। किस किस को बदल दिया गया वो बताता हूं आपको। पाम बॉन्डी को हटा दिया गया, अटॉर्नी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की हेड थी, जिनको चेंज कर दिया गया। जनरल रैंडी जॉर्ज आर्मी चीफ, थोड़े से ग्राफिक आ गए मेरे पास तो वो हम बात करते हैं। फायर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की हेड फायर्ड, उनको निकाल दिया। आप जाइए, घर जाइए, आपकी अब जरूरत नहीं है। उसके बाद जनरल रैंडी जॉर्ज आर्मी चीफ हैं, यूएस के सबसे सीनियर जनरल हैं, फायर्ड, बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया, बिल्कुल बाहर कर दिया। पीट हेग्सेथ ने इसको बाहर कर दिया है, जनरल जॉर्ज को। और ये देखिए जनरल डेविड होडनी, कमांडिंग जनरल, ये इनका ये T2COM, यूएस का नया बड़ा कमांड, फायर्ड, इनको भी निकाल दिया है। एक बार फटाफट ग्राफिक देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाकई जब जंग लगी हो तो कहा जाता है, आमतौर पर मेजर गौरवारिया कहा जाता है कि चलिए जंग खत्म होने दीजिए, फिर देखेंगे आपको, फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा चेहरा आ रहा है। ये तो बहुत सारे बयान दे रही थी, उनको भी हटा दिया गया है। तुलसी गबार्ड, इनको भी हटाया गया। CIA, NSA जैसी 18 एजेंसियों की हेड थी, अंडर प्रेशर बताया जा रहा है राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। और इस बीच कैरोलिना लेविट का भी जिक्र है, इनकी तरफ से मैं स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा था, प्रवक्ता व्हाइट हाउस की, अंडर प्रेशर। इनको भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी रडार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो ट्रंप की ना सुने उसको नौकरी से निकाल दो, जो ट्रंप को एडवाइस दे। पब्लिक कोई नहीं गया। ये जो जनरल्स की बात कर रहे हैं, कभी पब्लिक नहीं गए। दे आर डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स। मैं आपको फिर बता रहा हूं, परेशानी अमेरिका की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और मरीन्स में नहीं है, परेशानी व्हाइट हाउस के अंदर है। परेशानी यह है कि जब भी कोई प्रोफेशनल एडवाइस देता है इनको अच्छा नहीं लगता। जनरल साहब ने बोला होगा कि सर थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी मत जाइए युद्ध में, इतना रायता फैल जाएगा, समेटते समेटते साल लग जाएगा। ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो है। हर मेजर गौरवारिया, मेरा सवाल है कि ठीक है आपने सुजेशन दे दिया कि अभी मत जाइए, लेकिन अगर चले गए तो फिर आपको 100% देना होगा अपना। अमेरिका के अगर जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे उनको देना होगा। आपने सुजेशन दिया, आपने सुझाव दिया कि नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गौरव, मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। वो फौजी का धर्म है, एक बार आदेश मिल गया फौजी लड़ेगा। लेकिन जो वहां पे फौजी मरेंगे, अमेरिकन सोल्जर्स विल डाई बिकॉज ऑफ अ बैड पॉलिसी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डेथ? उनकी मौत का कौन जिम्मेदार है? फौजी देश की सेवा के लिए सेना ज्वाइन करता है, ठीक है, और देश के लिए मर मिटता है, लेकिन यह नहीं कि किसी की ईगो के लिए लड़ता है। नहीं, कोई छोटा नाम नहीं था, छोटा नाम नहीं था, लेकिन सवाल तो जरूर उठ रहा है। कुछ ग्राफिक के जरिए मैं आपके पास सामने फैक्ट रख रहा हूं, दर्शकों के सामने। जनरल रैंडी जॉर्ज का जिक्र हो रहा है, 41वें आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, गल्फ और इराक और अफगानिस्तान में 50 महीने से ज्यादा की लड़ाई लड़ी। 50 महीने से ज्यादा की लड़ाई। 4 ब्रॉन्ज स्टार हैं, पर्पल हार्ट समेत दर्जनों सम्मान है उनके पास। मेजर गौरवारिया, मेरा सवाल यह है कि इतना बड़ा नाम आपने फायर कर दिया। आपने कहा कि आप 30 दिन की वहां जंग लड़ने गए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से। अब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हटा देंगे तो आप एक बात बताइए जी। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ को हटाया युद्ध के बीच में, चलिए जी, अभी तक आर्मी तो बीच में पड़ी नहीं। यूएस आर्मी का कोई एक्शन हुआ ईरान में? नहीं हुआ। अभी तक जो भी चल रहा है या तो नेवी कर रही है या एयरफोर्स कर रही है, आर्मी का तो एक्शन हुआ नहीं। फिर ये समझा जाए कि वो तैयार नहीं ग्राउंड पर उतरने के लिए? नहीं, देखिए बात वो नहीं है। बात ये नहीं कि फौज तैयार, फौज का काम है एडवाइस करना जी। फौजी जो चीफ हैं उनका काम है सरकार को बताना कि ये सही है, ये गलत है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है जी, ठीक है। इसके बाद अगर सरकार को या राष्ट्रपति को अमेरिका की ये बुरा लगे, यार मुझे बोल क्यों दिया, इतनी हिम्मत,
तो ट्रंप को राष्ट्रपति को बुरा बोल लग दिया गया क्या? ट्रंप को बुरा लग गया ये अरे समझा जाए। ट्रंप को भाई, ट्रंप की ईगो बड़ी फ्रेजाइल है, हाँ, ट्रंप को बुरा बस- लग गया होगा जी। अब ये बात कर रहे हैं, कवर अप करने की बात कर रहे हैं, जी। पेंटागन में क्या बात है, और नहीं नहीं नहीं, इसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली कुछ पॉलिसी के बीच में, हेक्सेथ के बीच में, इनके पीट हेक्सेथ जो है सेक्रेटरी ऑफ वॉर ठीक है और आर्मी चलिए, चीफ के चलिए, बीच में मेजर कहासुनी गौरवाले हो इसके गई। ऊपर बात करेंगे, लेकिन सवाल जरूर है जिसका मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपने किसी चीज को लेकर खुद को डिसएग्री बता दिया कि आपकी बात से मैं सहमत नहीं, जी। तो क्या कीजिएगा? उड़ा देंगे या निकाल देंगे? यही सवाल था। बड़ी खबर इस समय, इस सेगमेंट की बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर आएगी, मैं उसका रुख कर रहा हूं। बड़ी खबर इस समय यह है कि यूएनएससी में बहरीन के प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, लेकिन आज होने वाली वोटिंग टाल दी गई है। अब आज की जगह कल यूएनएससी में बहरीन के प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर प्रस्ताव रखा गया, डिफेंसिव शब्द का जिक्र किया गया। हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और गैस गुजरती है, इसलिए यह पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया की नजर इससे ऊपर ही बनी हुई है। हॉर्मुज पर जारी है ग्लोबल पावर गेम। क्या ईरान को बचा लेगा चीन? ईरान, अमेरिका, इजराइल के इस भीषण युद्ध में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए सिरदर्द बन चुका है। हॉर्मुज की जंग अब ग्लोबल पावर गेम बन चुकी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शनिवार को बड़ा फैसला होना है। दरअसल बहरीन ने यूएनएससी में एक प्रस्ताव रखा है कि हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए देशों को डिफेंसिव फोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए, यानी अगर खतरा हो तो सीधे एक्शन लिया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही हॉर्मुज को दूसरे देशों के जरिए सुरक्षित कराने की वकालत कर चुके हैं। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. ट्रंप के बार-बार हॉर्मुज खुलवाने पर जोर के बीच असली खेल भी ईरान के दोस्त खेल रहे हैं। चीन ने साफ कहा है कि फोर्स वाला कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं है। सवाल यही है, क्या चीन ईरान की ढाल बनेगा? क्या है इस प्रस्ताव के पीछे का पावर गेम? कमांड सेंटर में मेजर गौरव आर्य के साथ समझेंगे पूरा खेल। यहाँ जो प्रस्ताव रखा गया है दम कितना है, जो प्रस्ताव रखा गया है वो अहम कितना है, जो प्रस्ताव रखा गया है वो कितना इस जंग को प्रभावित कर सकता है या बदल सकता है, मैं आज इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़े से फैक्ट बता दूं, मेजर गौरव आर्य, पहले आपका एक कमेंट जरूर है कि क्या वाकई ये प्रस्ताव के ऊपर दुनिया की नजर है या होनी चाहिए? देखिए, इससे बड़ी बात यह है, नजर होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नजर होनी चाहिए और है भी जी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं जी। और 5 के वोट चाहिए जी। और 5 जी, में जी, से जी, जी। 5 में से 2 हैं चीन और रूस। अब आप मुझे बताइए कि क्या होगा इसका। चीन और रूस का वोट किस तरफ जाएगा? वो तो ईरान के पीछे खड़े हैं। हाँ, तो फिर ये तो मामला फिर उलझता हुआ नजर आ रहा है। ये उलझा हुआ मामला है क्योंकि जी। बहरीन जो गया है, जी। जो बहरीन का प्रस्ताव है, उसके पीछे खड़े हैं यूएई और सऊदी अरब। जी। खासतौर से यूएई लीड कर रहा है और यूएई लीड करते वक्त एक बात यह बता रहा जी। है कि साहब अब हम मैदान में कूदने को तैयार हैं, मिलिट्री शक्ति का प्रयोग करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना है। मरता क्या ना करता। सोचिए, देखिए सऊदी अरब फिर तेल निकाल लेगा जी। सऊदी अरब बाबल मंदेब से फिर तेल निकाल लेगा। यूएई, बहरीन, कतर, ये सब लोग कहां जाएंगे? अगर हॉर्मुज बंद का बंद रहा, इनकी इकोनॉमी खत्म, ये सड़क पे आ जाएंगे। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले क्या ये नया फ्रंट है अमेरिका के खिलाफ? ये समझा जाए, निचोड़ ये निकालूं, नया फ्रंट है, मैंने ऊपर लिखा है ट्रंप के खिलाफ नया फ्रंट है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब लोगों को एक बात पता लग गई है जी। लोगों को यह बात पता लग गई है कि आप अमेरिका के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। आप इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि आपने जितने भी बेस यहां पे बनाए, क्या अमेरिका आपको प्रोटेक्ट कर पाया? क्या अमेरिका आपकी रक्षा कर पाया? जब ईरान ने आपके ऊपर हजारों ड्रोन, कई 100 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मारी, अमेरिका कहां था? कहां था अमेरिका? आपने तो अरबों डॉलर खर्च करे ना कि बेस बनाओ, यहां पे बेस बनाओ, अमेरिका आएगा, अमेरिका बचाएगा। ठेंगा कुछ नहीं करा अमेरिका ने। अब अरब देशों को एक बात समझ में आ गई है, हमारे पास तेल है, हमारे पास पैसा है और हमारी रक्षा हमारी खुद की जिम्मेदारी है। कोई बाहर वाला आके हमारी रक्षा नहीं करेगा। सब इकट्ठे हो जाओ।
ईरान से तुम्हें भिड़ना है क्योंकि यहां से तेल तुम्हारा जाना है, गैस तुम्हारी जानी है। अमेरिका तो बम मार के चला जाएगा। मैं तो ये भी समझ गया ना आपसी बात से, मैं ये इतना समझ गया हूं जो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर अमेरिका यहां से निकल भी गया तो ये सब इकट्ठे होंगे और ईरान से पंगा लेंगे या ईरान का मुकाबला करेंगे, यही होगा। इनके पास और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल, और कोई चारा नहीं है। यहां पर मैं सहमत हूं। और एक और चीज बता दूं मैं, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूं आपको। एक और चीज, अगर ये ज्यादा डेस्परेट हो गए तो ये इजराइल से हाथ मिला के, क्योंकि सबसे बड़ा पावर, मिलिट्री पावर मिडिल ईस्ट में इजराइल है जी। और सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है पूरे मिडिल ईस्ट में, उसका नाम इजराइल है। ये इजराइल के साथ हाथ मिला के ईरान को निपटाएंगे अगर इनकी ज्यादा आपने इनको ये बढ़िया ग्राफिक बनाया, मैं इसको दिखाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर इस समय यह है कि बहरीन के ईरान की सेना का तैयारी का एक वीडियो जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है और वीडियो के साथ जारी की गई है चेतावनी। IRGC ने कहा है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बात हो रही है पूरी दुनिया में, जिक्र हो रहा है अमेरिका का, बात हो रही है कि कमांडो उतार देंगे, अब ग्राउंड ऑपरेशंस होंगे। लेकिन इस बीच ईरान चेतावनी दे रहा है, यह आप कहिए कि समझा रहा है कि हल्के में मत लेना। खर्ब पर ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका के बीच ये वीडियो जारी किया गया है। ये क्या बताने की कोशिश है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मार्केटिंग है जी, अच्छी मार्केटिंग है। मैं मना नहीं कर रहा कि अच्छी मार्केटिंग नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कौन सी जंग ईरान ने लड़ी है जब ईरान इराक की लड़ाई खत्म हुई थी जी। उसके बाद ईरान ने कौन सी जंग लड़ी है? इतने दशक हो गए ईरानियों ने लड़ाई नहीं लड़ी है। क्या उनकी बैटल हार्डन आर्मी है? बिल्कुल नहीं है। तो यह कहना कि अमेरिका फंस जाएगा, बिल्कुल फंस जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका की कैजुअलिटी होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। लेकिन एक बात तय है गौरव, एक बात तय है जी, ये जो ईरानी फौज है, ये कितना भी बात करे जिहाद की, कितनी भी बात, इस फौज को लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है जी। देखिए, बात यह है ना कि ईरान ने तैयारी कितनी की है, पत्ते खुलने भी मेजर गौरव आर्या बाकी हैं जी। हम कहें कि तैयारी जो की है उसका असर नजर नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है। और बड़ी खबर इस समय यह है कि UNSC में वोटिंग से पहले ईरान की चेतावनी आ चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का यह बयान है। ईरान ने भड़काऊ कार्रवाई से बचने की बात कही है। यह बहुत बड़ी खबर है। प्रस्ताव के ऊपर मैं बात कर रहा था, लेकिन इस बीच चेतावनी। मेजर गौरव आर्या, आवाज ईरान की है, शब्द रूस और चीन के हैं। बस मैं इतना ही बोलूंगा आपको। क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे बैठे कौन है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं जी। अमेरिका, फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया। चाइना और रशिया ईरान के पीछे खड़े हैं। तो असली दंगल आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कल देखने को मिलेगा। आज वोटिंग होनी थी, कल हो रही है, कल आपको दंगल देखने को मिलेगा वहां। समझाइए थोड़ा, सियासी दंगल है ये, क्या सियासी दंगल होगा? देखिए, बात सीधे शब्दों में बताइए, अमेरिका को क्या नुकसान होने जा रहा है इस वोटिंग से, इस प्रस्ताव से? सबसे पहले प्रस्ताव है क्या जी। प्रस्ताव सिर्फ यह है कि क्या हम बल का प्रयोग करके हॉर्मुज को खुला रख सकते हैं, हाँ या ना, इस पर वोटिंग कीजिए। ठीक है। उसमें कई सारी इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन निचोड़ उसका यही है, क्या हम बल का प्रयोग करके हॉर्मुज को खोल सकते हैं और क्या यूनाइटेड नेशंस इसको आशीर्वाद देता है? यह सीधी सादी बात है। अब इसके ऊपर वोटिंग होगी। अच्छा, कौन नहीं चाहता कि बल का प्रयोग हो? रूस नहीं चाहता और चीन नहीं चाहता, क्योंकि जब तक ये लड़ाई चलेगी अमेरिका और कमजोर होगा। यानी कि रूस और चीन के हक में यही है कि ये लड़ाई चलती रहे और खिंचती रहे। ट्रंप चाहता है यू टर्न लेकर वापस जाना। मैं सीधे शब्दों में सवाल पूछ रहा हूं मेजर गौरव आर्या जी। आप ये कह रहे हैं कि जो ईरान के पीछे खड़े हैं वो चाहते हैं कि हॉर्मुज को खुलाने के लिए कोई भी आप बम, गोला बारूद या मिसाइल का इस्तेमाल ना कीजिए, और जो दूसरी तरफ खड़े हैं उनको लगता है कि सॉल्यूशन यही है। देखिए, बात यह है कि इसमें 2 धड़े हैं जी। एक धड़ा यह सोचता है कि डिप्लोमेसी जी और पॉलिटिक्स से आप मामला सॉल्व कर सकते हैं। यह कियर स्टारमर वाला धड़ा है जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। बिल्कुल। एक और धड़ा है जो कि अरब देशों का है। वो कहते हैं तुम यूरोप में बैठे हो भाई, यूरोप में बैठे हो और तुम लंबी वहां से छोड़ रहे हो कि डिप्लोमेसी, ये तो डेली हमारे ऊपर मिसाइल मार रहा है। मिसाइल का बदला मिसाइल होता है, मिसाइल का बदला वार्तालाप नहीं होता। तो अब हमारे हाथ खोलो, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, ये बातें चल रही हैं। क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी परमिशन देगा? क्या यूएन इसको आशीर्वाद देगा? ये कल पता लगेगा। चलिए, पता लगेगा कि वाकई इसमें होता क्या है एग्जैक्टली जब वोटिंग होती है, या फिर कल भी टाल दी जाती है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। F-35 से जुड़ी हुई इस समय की एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। स्क्रीन पर लाइए। F-35 को तबाह करने के लिए ईरान का वीडियो सामने आया है। हाइफा में F-15 एयरबेस पर अटैक का एक वीडियो जल्दी स्क्रीन पर भी लाइए। वीडियो में F-35 के टुकड़े भी दिखाए गए हैं और ये मलबे की तस्वीरें आप कहिए। F-35 को तबाह करने के बाद ईरान का ये वीडियो, और काबिल गौर है कि हाइफा में जिसका जिक्र हो रहा था,
आप कह रहे थे कि गिराना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब आ गया ईरान, अब आ गया कुछ तस्वीरें लेकर भी। नहीं बिल्कुल देखिए सुनिए, सबसे ये उड़ता हुआ जहाज नहीं है, हाइफा पे था, लैंडेड था, ये ठीक है, जमीन पे था। तो ईरान के स्टेटमेंट में गड़बड़ है। ईरान ने बोला कि अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से हमने गिरा दिया। अब स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से आपने हाइफा में कैसे गिरा दिया? कुछ तस्वीरें भी आ गई जी, कुछ तस्वीरें भी आ गई जी, जिनमें दावा किया जा रहा है। जी गौरव, अब ये देखिए, ये मिसाइल है जी, ये मिसाइल है। अब ये ईरान क्लेम कर रहा है कि इन्होंने मिसाइल फायर करी है। ये मिसाइल जो फायर करी है, अगर ये हाइफा में गिरती है जी, और वो ऐसी जगह गिरती है जहां पे F-35 है जी, मैं आपको देखिए, अगर वो F-35 के ऊपर मिसाइल, उसके ऊपर मिसाइल गिरती है, तो आप क्या ये बता रहे हैं कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है कि ये 10-12 मीटर बाय 10-12 मीटर के जहाज पे ईरान से मार सकता है 3000 किलोमीटर दूर? इतना सटीक निशाना हो सकता है? ये कुछ भी नहीं है जी, ये वहां पे मिसाइल गिरी है, जरूर F-35 को चोट पहुंची होगी, नुकसान आया होगा, मैं मना नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि ये उड़ता हुआ जहाज नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रडार में इतना सा नजर आता है। ईरान क्या कहता है? स्वदेशी रडार है, हमने रडार बनाया, हमने। अरे भाई, तुम्हारा रडार जो है वो ईरान के अंदर लगा है, तुम्हारा रडार जो है वो इजराइल के अंदर थोड़ा ना लगा है। ये तो इजराइल, हाइफा कहां है? हाइफा ईरान के अंदर थोड़ा है। अगर हाइफा में जाके गिरी है मिसाइल, इसका मतलब हाइफा में जहाज था, उसके ऊपर मिसाइल गिरी है, इर्द गिर्द गिरी है, जहाज बर्बाद हुआ है, नो डाउट। आपको हर ईरान का जो दावा उस पर क्वेश्चन मार्क क्यों नजर आता है? क्योंकि ईरान के अंदर मीडिया नहीं है जी, मुझे इसलिए डाउट होता है क्योंकि ईरान के अंदर मीडिया नहीं है। अगर जैसे हमारे सहयोगी हैं रिफत बताते हैं कि देखो इतना नुकसान हुआ है, ठीक है, हमें यहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया। नहीं, एक मिनट, क्या रिफत हमें, गौरव एक बात मुझे बोलने दीजिए, क्या रिफत हमें हर चीज अपने कैमरे पे दिखाते हैं? क्या रिफत ने कभी हमें यह बोला कि नहीं साहब मैं वहां पे जा रहा था, मुझे मना कर दिया, आप इसके ऊपर रिपोर्टिंग ना करें? मैं यही तो चाहता हूं ईरान से कि जिस तरीके से इजराइल ने मीडिया को बोला है कि तुम दंदनाते हुए फिरो, हर चीज रिपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नुकसान है, दिखाओ दुनिया को हमारा नुकसान हुआ है। इस तरीके से ईरान कब बोलेगा? कब ईरान में इतनी हिम्मत आएगी कि कैमरा रिफत को, मैं कहता हूं हमारा सहयोगी रिफत है, उसको ईरान इनवाइट करे और बोले कि आप आइए रिफत, तेहरान से आप शूट करिए और तेहरान से आप लाइव हो जाइए, उस दिन मजा आएगा ना? उस दिन आएगा। आप कह रहे हैं कि ईरान घुसने नहीं देता, जहां जाता है अगर कुछ ले भी गया, हॉर्मुज में लेके गया था कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्टर्स को, वो भी तस्वीर वो सब प्रायोजित है, सब आपको लगता है स्क्रिप्टेड है, स्पॉन्सर्ड है पूरा। लेकिन चलिए F-35 का हम जिक्र कर रहे हैं, F-35 को टारगेट करने का दावा है। दो अलग अलग दावे यहां पर नजर आते हैं जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क हो गया। एक में कहा जा रहा है कि स्वदेशी हमारे पास हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने टारगेट कर दिया, और एक जिक्र किया जा रहा है कि हमने मिसाइल फेंकी, वो जाके हाइफा में लगी जहां पर F-35 था और उसको तबाह कर दिया। तो दोनों में अंतर तो है, या तो आपने 2 F-35 गिरा दिए, ये समझा जाए, या तो 2 हो, या अगर आपने एक ही गिराया तो उसका मतलब है कि फिर क्वेश्चन मार्क है। जो आप कह रहे हैं वो नहीं, उसमें दम नहीं है। इसमें जो ये कह रहे हैं और जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए कुछ ग्राफिक के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इस समय जानकारी आ रही है। ईरान के चीन का लगातार साथ मिल रहा है, ईरान को इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन वैसे इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन पीछे कुछ तथ्य आ रहे हैं। प्रस्ताव के विरोध में चीन क्या वाकई है या नहीं है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, थोड़ा समझिए इसको। मेजर गौरव आर्या से भी बात करेंगे। ईरान से अच्छे संबंध हैं चीन के, मैं इसके आगे खड़ा हो जाता हूं। समझिए मैं क्यों खड़ा हूं, क्योंकि ये पर्दे के पीछे है चीन, पर्दे के पीछे चीन है, इसलिए मैं थोड़ा आगे खड़ा हो गया कि अब चीन जो भी कह रहा है पर्दे के पीछे खड़ा होकर कह रहा है, यही हुआ रहा है ना? नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। चाइना किस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस्तेमाल करता है गलत तरीके से जी। मौलाना मसूद अजहर याद है? मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद, जब भारत ला रहा था प्रस्ताव कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करो, चाइना ने बोला नहीं नहीं यार, ये तो एनजीओ चलाता है, बड़ा प्यारा सा आदमी है। मौलाना मसूद अजहर कातिल, भारतीयों का कातिल मौलाना मसूद अजहर, उसको चाइना ने प्रोटेक्ट करा है। अब चाइना दोबारा यही गेम प्ले करेगा और हल्का सा ट्वीक करना है चाइना को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, रशिया उसकी साइड में है, चाइना और रशिया बोलेंगे नहीं आप अटैक मत करिए, काम करिए, आप डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालिए, आप हमला करने की क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बॉम्ब मिसाइल की बात कर रहे हैं, इतने लोग मर गए, आपको चैन नहीं आया, चलो बातचीत करते। उसको बात पता है, क्योंकि बातचीत में समय लगता है, बातचीत में 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तब तक पूरी दुनिया के तेल का भाव डामाडोल हो जाएगा। तो अगर ईरान कंट्रोल कर रहा है दुनिया के तेल का भाव, तो आप समझ लीजिए कि वो कंट्रोल, वो रिमोट कंट्रोल चाइना के हाथ में। आपने कुछ पॉइंट का जिक्र कर दिया, एक बार ग्राफिक्स दोबारा ले आइए, एक बार ग्राफिक्स दोबारा ले आइए, मैं उनको देखना चाहता हूं और उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं। जी हाँ, आगे देखिए, आपने बात कर दी तेल पर सीधा असर, जल्दी से बाकी में भी आ जाएंगे।
ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, तेल के ऊपर असर पड़ेगा, यूएस का प्रभाव बढ़ने का डर भी है चीन को, और फोर्स के खिलाफ स्टैंड भी है, और ये सारी वजह है कि प्रस्ताव के विरोध में चीन नजर आता है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, मिसाइल मार दी, रॉकेट मार दिए, ये आए कहां से? ये चाइना ने दिए नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया ने चुपचाप से स्मगल करे ईरान के अंदर। शुरू में वैसे आए थे, ये पूरी की पूरी चाइनीज टेक्नोलॉजी और रशियन टेक्नोलॉजी है। नॉर्थ कोरिया वाला इधर भेज रहा है, पहले चाइना ने भेजा नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है जी। और नॉर्थ कोरिया ने शुरू में, मैं बात कर रहा हूं 2 दशक पहले की जी, इन्होंने भेजा ईरान के पास, फिर ईरान ने मैन्युफैक्चर करा। बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं उसको लेकर, बहुत सारे आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने युद्ध रोकने का संदेश दिया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल से जंग पर विराम लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईरान पड़ोसियों पर हमले बंद करे, और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और ये बात है कि क्या वाकई उनकी अपील का असर होगा। क्या कुछ कहा गया एक बार मैं आपको दिखाता हूं जल्दी से। युद्ध रोकने की अपील है, पड़ोसियों पर हमले बंद कर दिए जाएं, पश्चिम एशिया पर बड़े युद्ध का खतरा है, यह भी कहा गया है। क्या बोले हैं यूएन के महासचिव, वो आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम एशिया पर बड़े युद्ध का खतरा है इस समय, मानवीय संकट गहरा रहा है, उनकी तरफ से ये भी यूएन के एंट्री अब ये अपील कर रहे हैं। भाई देखिए, यूएन का बहुत ही लिमिटेड रोल है, यूएन को कोई सीरियसली नहीं लेता जी। ना यूएन की ऐसी कोई सेना है जो जाके दखल करे। यूएन की कोई सेना नहीं है, लोग जाके यूनाइटेड नेशंस टास्क फोर्स में अपने बंदे भेजते हैं। ठीक है, ठीक है। आज की तारीख में मानवीय संकट, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये सुझाव दे सकते हैं। आप इनका सुझाव का प्रिंट आउट लीजिए, फाड़िए और डस्टबिन में डालिए, बस इतनी बात। 34-35 दिन आपको लगता नहीं लेट हो गए? नहीं और क्या, और क्या, ये अपील करने में भी लेट हो गए, तो पहले दूसरे दिन ही हो जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उससे भी पहले, शायद उससे माहौल तो बन ही रहा था। माहौल बन रहा था, और 15 दिन पहले लोगों को था कि आज हमला होगा, कल। हाँ। अभी यूएन जाग गया है, तो हम यूएन को अपने स्टूडियो से गुड मॉर्निंग तो बोल ही दें। गुड मॉर्निंग यूनाइटेड नेशंस। बिल्कुल, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है, जो अपील की जा रही है, उसके कुछ ग्राफिक आप देखिए। यूएन महासचिव क्या बोले, मानवीय संकट गहरा रहा है, पड़ोसी देश आपस में ना लड़े। अब बात यह है कि पड़ोसी तो सब लड़ ही रहे हैं ना वहां पर जी, और सब इस तरीके से लड़ रहे हैं कि शायद अमेरिका वहां से एग्जिट कर जाए, लेकिन वो अब कब तक लड़ते रहेंगे, और कट्टर दुश्मन बन गए, ये भी कहा जाए, कट्टर दुश्मन बन गए। इस बार की ये 30-35 दिनों का निचोड़िए। बिल्कुल कट्टर दुश्मन बन गए हैं, और ये लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि अभी तक आप देखिए किसी भी अरब देश ने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया है। ऐसी बात नहीं कि उन लोगों के पास फौजें नहीं है, किसी ने एक ईरान के ऊपर पत्थर तक नहीं फेंका है, और ईरान ने मार मार के मिसाइल उनकी पूरी बिल्डिंगें उड़ा दी हैं। अब होगा क्या आगे चल के? अमेरिका चला जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, ये दुश्मनी दशकों तक चलेगी। यूनाइटेड नेशंस के कुछ बड़े प्रस्ताव है, उनको भी मैं स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं, और बड़े प्रस्ताव है। खाड़ी युद्ध 1990 प्रस्ताव जो आया, उसके बाद प्रस्ताव था यूएस यूके कनाडा के लिए। क्या हुआ? और हुआ ये कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नतीजा उसका निकला है। चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन यह है कि यूएन की एंट्री क्या वाकई इस युद्ध में कोई नया मोड़ ला सकती है? क्या जहां बात हो रही है कि अगले 2-3 हफ्तों में भयंकर हमले अमेरिका कर सकता है, क्या उस बीच ये पॉसिबिलिटी है? मेजर गौरव आ रहे हैं कि यूएन, वो भी कहते हैं ना, आपने गुड मॉर्निंग तो बोल दिया जी, अब वो भी एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए जी। तो अगर आ ही गए हैं तो क्या पता असर हो कुछ जाए। नहीं कर सकता यूनाइटेड नेशंस, कुछ नहीं कर सकता। ये प्रेस स्टेटमेंट देंगे, ये बातें करेंगे, ये निंदा करेंगे, और ये निंदा प्रोमैक्स, इनको जो करना है करेंगे, ये कर कुछ नहीं सकते, इनके बस का कुछ नहीं। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के ऊपर मैं जा रहा हूं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक प्लान की बात होगी, एक प्लान का जिक्र करूंगा कि कैसे भारत ने हॉर्मुज के रास्ते का विकल्प निकाल लिया है। कि हॉर्मुज बंद हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर क्या करेगा भारत, क्या है प्लान? तो कमांड सेंटर में वक्त है मेजर गौरव आर्या से आज का फाइनल कमेंट लेने का। मेजर गौरव आर्या, आप रोज चूज करते हैं, लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि मैं चूज करूं बड़ी खबरों में। जी बताइए। मैं जानना चाह रहा हूं कि F-35 के ऊपर टारगेट करना, हाइफा की बात सामने आना कितनी बड़ी बात है? देखिए, मुझे लगता है जिसको देसी में कहते हैं तुक्का लग गया है, ये लगा है तुक्का जी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल उड़ के इजराइल जाती है, हाइफा में एक छोटे से F-35 के ऊपर गिरती है। नहीं हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा, पक्का डैमेज हुआ होगा, कोई मना नहीं कर रहा उससे, लेकिन ये वही चीज है कि अंधे के हाथ बटे, वही बात है। चलिए वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात फिर होगी कमांड सेंटर में। मेजर गौरव आर्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।